छात्रों, आज हम मार्क्सवादी विचारधारा से प्रेरित हिंदी साहित्य में चर्चित निबंधकार डॉक्टर रामविलास शर्मा के द्वारा लिखित सौंदर्य की उपयोगिता नामक निबंध की आज हम चर्चा करेंगे। सौंदर्य की उपयोगिता डॉक्टर नामवर सिंह का काफ़ी चर्चित निबंध माना जाता है और इस निबंध में डॉक्टर रामविलास शर्मा जी ने सौंदर्य को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखा है और उस पर अपना विचार प्रस्तुत किया है। सौंदर्य क्या है, सौंदर्य की सत्ता क्या है और समय समय पर सौंदर्य के विषय में दृष्टिकोण क्या रहे हैं, विभिन्न बातों को आज हम जानने का प्रयास करेंगे। जिस प्रकार से विभिन्न प्रकार के संप्रदाय, पंथ, प्राचीन संप्रदाय और धर्म का विरोध करके खड़े होते हैं, अस्तित्व में आते हैं और जिन बातों का विरोध करके वे अस्तित्व में आते हैं, अंत में वही बातें उनमें स्वयं समाहित हो जाती हैं। यही बात सौंदर्य के विषय में भी डॉक्टर रामविलास शर्मा ने कही है। उन्होंने लिखा है, विधाता की विचित्र लीलाओं में इसे भी गिना जाना चाहिए कि साहित्य शास्त्री सौंदर्य की उपयोगिता से जितना ही इनकार करते हैं, वे उसका उतना ही उपयोग या उपभोग भी करते हैं। भले ही सौंदर्य शास्त्री इससे इनकार करें और फिर भी उसका उपयोग करते हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा जी रीतिकालीन समाज और सौंदर्य के विषय में भी लिखते हैं, क्योंकि रीतिकालीन साहित्य श्रृंगार प्रधान रहा है और ये श्रृंगार नारी सौंदर्य के इर्द गिर्द ही घूमता रहा है। आपने लिखा है, दरबारी साहित्य की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि वह शारीरिक
रूप तक अपने को सीमित रखता है। उसके रसराज की अत और इति, नक्शिक और श्रुति वर्णन से ही हो जाती है। दरबारी साहित्य शास्त्री कला की व्यापकता उस धरातल पर सिद्ध करते हैं जहाँ मनुष्य और पशु में विशेष अंतर नहीं है। अंतर है तो इतना ही कि पशुओं का जीवन आहार, निद्रा, भय, मैथुन के धरातल पर इतना कृत्रिम नहीं होता। उनका कहने का आशय है कि रीतिकालीन सौंदर्य केवल नारी के मांसल सौंदर्य तक ही सीमित रहा, उसका काव्य धरातल संकुचित रहा। वर्मा जी आगे लिखते हैं कि सामंती वैभव के इन चित्रों के लिए सौंदर्य का मूर्त रूप था नारी। ये नारी न तो उन्हें मातृ रूप प्रिय थी, न भगनी रूप में, पत्नी रूप में उन्हें प्रिय रही हो, इसका प्रमाण भी दरबारी साहित्य में नहीं मिलता। इस सौंदर्य मूर्त नारी का उपयोग था न केवल कवियों के लिए वरन उनके अवकाशभोगी अन्नदाताओं के लिए भी। रामविलास शर्मा जी बताते हैं कि नारी का केवल श्रृंगारिक चित्रण हुआ है, कवियों ने उसी में सौंदर्य खोजा है और उनके अन्नदाता अर्थात जो आश्रयदाता रहे उन्होंने भी उसी में उसका सौंदर्य खोजा है। इसके बाद रामविलास शर्मा जी लिखते हैं कि जो व्यक्ति कर्म पथ पर अग्रसर रहता है उसके लिए उन्होंने लिखा है कि जो मनुष्य अवकाश भोगी नहीं है, दूसरों की मेहनत पर नहीं जीता वरन अपनी मेहनत पर खुद जीता और दूसरों को जिलाता है, उसके लिए सौंदर्य कर्ममय जीवन से बाहर नहीं होता। उनका आशय है कि जो व्यक्ति परिश्रमी और कर्मशील है उस कर्म में ही उसके लिए सौंदर्य दिखाई देता है। जो लोग अकर्मण्य होते हैं, आलसी प्रवृत्ति के होते हैं, परजीवी होते हैं, उनके लिए तो सौंदर्य केवल मांसल ही होता है। उन्होंने इस बात को और स्पष्ट करते हुए लिखा है कि स्वस्थ मनुष्य भोजन से तृप्त होता है, लेकिन केवल स्वाद के लिए भोजन करना अस्वस्थ मनुष्य का काम है। जो केवल नारी का मांसल्य सौंदर्य देखते हैं वे अस्वस्थ आदमी के प्रतीक हैं और जो व्यापक रूप में नारी को देखते हैं, उसके आंतरिक गुणों को भी देखते हैं, वे निश्चित रूप से एक स्वस्थ मनुष्य के प्रतीक हैं। आपने लिखा है कि सुखी जीवन के लिए आवश्यक है कि हम जो काम करें वह सुंदर हो और उससे हमें आनंद मिले। डॉक्टर रामविलास शर्मा जी ने सौंदर्य के
3 स्तर माने हैं। पहला स्तर बताया है इंद्रिय बोध का स्तर, दूसरा स्तर बताया है भावना का स्तर और तीसरा स्तर बताया है विचार का स्तर। आपने इंद्रिय बोध को निम्न कोटि का सौंदर्य माना है, जबकि भावना और विचार के स्तर को उच्च कोटि का सौंदर्य माना है। और इसकी सत्ता कहाँ होती है सौंदर्य की, इस विषय पर भी उन्होंने चिंतन किया है। वे लिखते हैं कि जैसे मनुष्यों से बाहर मनुष्यता की सत्ता नहीं, वैसे ही सुंदर वस्तुओं, भावों, विचारों से बाहर सौंदर्य की सत्ता नहीं। और तमाम सुंदर वस्तुएं, तमाम सुंदर भाव, विचार मनुष्य के लिए हैं, उसकी सेवा करने के लिए, उसका हित साधन के लिए हैं। मनुष्य उन सुंदर वस्तुओं, सुंदर भावों, विचारों के लिए, उनकी सेवा के लिए नहीं है। उन्होंने कर्मशील मनुष्य के विषय में और अवकाश भोगी जो आलसी प्रवृत्ति के हैं उनके विषय में भी बताया है कि जो कर्म पर विश्वास करते हैं उनके विषय में उन्होंने लिखा है कि साहित्य मनुष्य के लिए है, साहित्य का सौंदर्य मनुष्य के उपयोग के लिए है और मनुष्य साहित्य के लिए नहीं है। ये कर्मठ और परिश्रमी लोगों के लिए उन्होंने बताया है। वहीं जो अवकाश भोगी हैं, जो आलसी हैं, जो परजीवी हैं, ऐसे लोगों के विषय में उन्होंने कहा है कि साहित्य जनता के लिए नहीं वरन जनता साहित्य के लिए है। ये बातें उन्होंने दरबारी साहित्य के विषय में विशेष रूप से उन्होंने कही हैं, क्योंकि उस समय कवि और उनके आश्रयदाता केवल नारी के बाहरी सौंदर्य तक ही सीमित रहे और उसी के रूप सौंदर्य में अपने कवित्व की इतिश्री मानते थे। आगे हम विचार करेंगे कि लेकिन सौंदर्य है क्या, वह मनुष्य की भावना मात्र है या उसकी कोई वस्तुगत सत्ता है। आज हम इस विषय पर भी बात करेंगे। कुछ सुंदर वस्तुओं की मिसालें लीजिए। उनका उदाहरण देते हुए रामविलास शर्मा जी बताते हैं, कहते हैं कि ताजमहल, तारों भरी रात, भादों की जमुना, अवध के बाग, तुलसी कृत रामायण, देश प्रेम, संसार में मानव मात्र का भाईचारा को हम और शांति, ये सभी सुंदर हैं। ये उदाहरण के माध्यम से बताने का प्रयास करते हैं कि सौंदर्य की सत्ता वस्तुगत होती है। इसको उन्होंने और आगे लिखा है कि सौंदर्य की वस्तुगत सत्ता, सौंदर्य की कसौटी क्या होती है, इसके विषय में भी उन्होंने लिखा है।